कि नहीं, इनडायरेक्ट वार हुआ कि नहीं। और जो इनडायरेक्ट वार होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, सेक्शन है, उसको 121 कहते हैं, जिसमें आजीवन कारावास से फांसी की सजा है। दुर्भाग्यवश पता नहीं जानबूझ के या नादानी में राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। धर्मांतरण एक देशद्रोह है कि नहीं? और देशद्रोह से निपटने के लिए हमारे पास कानून आ गया है, नए वाले में भी आया है, नए वाले में और कठोर आया, पुराने वाले में भी था। दुर्भाग्यवश देशद्रोह की धारा लगती नहीं। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है। एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कराता, पूरा सिंडिकेट होता है। कोई पैसा देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई अपनी बाइक उपलब्ध कराता है, कोई उसको और किसी तरीके से मदद करता है। धर्मांतरण होता है झारखंड में, उसका एक आदमी बॉम्बे में बैठा रहता है, एक आदमी दिल्ली में बैठा रहता है, एक आदमी धनबाद में बैठा रहेगा, एक कोई और बैठा रहेगा। पूरा वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से धर्मांतरण होता है। और इस तरीके से जो संगठित अपराध होते हैं उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है जिसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। महाराष्ट्र में उसको मकोका कहते हैं, गुजरात में उसको गुस्कोका कहते हैं, झारखंड, बिहार और इधर उसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि धर्मांतरण कराने वालों पे गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा जाता। जिस दिन धर्मांतरण कराने वालों पे ये 5 कानून लग जाएंगे, एनएसए लगना शुरू हो जाएगा, यूएपीए लगना शुरू हो जाएगा, सेडिशन लगना शुरू हो जाएगा, वेजिंग वॉर लगना शुरू हो जाएगा और गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी, जिहादी और उनके सहयोगी जो उनको पैसा देते हैं या आर्थिक मदद करते हैं, ये सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे, गारंटी के साथ। इसलिए मैं एकल अभियान से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जब कभी धर्मांतरण की घटना हो, उनसे सीधे लड़ने की बजाय आप रिस्पेक्टिव एसपी को पकड़िए, एसपी से कहिए कि आप इसके खिलाफ एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, सेडिशन लगाओ, वेजिंग वॉर लगाओ, गैंगस्टर एक्ट लगाओ। नहीं मानता है, किसी वकील को पढ़िए, एफआईआर कराइए। बहुत जरूरी हुआ मैं खुद संपर्क करूंगा, एसपी से बात करूंगा। हमारी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। वो ऑर्डर मैंने यूपी पुलिस को दिया है। उसके बाद से यूपी पुलिस जब जब धर्मांतरण होता है एनएसए लगाती है। एनएसए का मतलब 1 साल तक जमानती नहीं होगी। इसी तरीके से घुसपैठ, जो आपके राज्य की बहुत बड़ी समस्या है, आपके राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है, इसका भी समाधान कानून। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, सब कुछ घूस दे के कर लेते हैं। बाद में हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट होता है, उनके पास 6 डॉक्यूमेंट हो जाता है। भ्रष्टाचार के कारण, घूसखोरी के कारण असम में एनआरसी हुई, फेल हो गई। और असम की एनआरसी जो हुई थी, वो वहां पे सर्बानंद सोनोवाल जी, जब वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, तब उन्होंने पीआईएल फाइल किया और उन्हीं के पीआईएल पे ऑर्डर हुआ और असम में एनआरसी हुई। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब वहां एनआरसी शुरू हुई तो वो खुद ही वहां के मुख्यमंत्री थे। जिसकी पीआईएल पे ऑर्डर हुआ एनआरसी कराने का, वही वहां का मुख्यमंत्री हो, अपनी तरफ से कोई गुंजाइश छोड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन उसके बाद भी असम में एनआरसी फेल हो गई। जानते कैसे? पहले तो घुसपैठियों ने 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा लिए, और जब वो रजिस्टर घर घर जाते हैं बनाने के लिए, जब वो लेखपाल पटवारी कानून गए घर घर बनवाने, वहां उन्होंने फिर 2-2 हजार की नोट पकड़ा दिया। और वो लेखपाल पटवारी कानून को इतने समझदार निकले कि दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में एंट्री करते थे, उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। क्यों? जिससे कि रजिस्टर बनने के बाद असम की जनसंख्या वहीं की वहीं रहे, बढ़े न, घटे न बढ़े। अगर वो ईमानदारी से करते तो असम की जनसंख्या बढ़ जाती 40-50 लाख। उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, दिन भर में मान लो 20 लोगों से पैसा लिया, 20 घुसपैठियों का नाम जोड़ा, तो 20 असम के लोगों का निकाल देते थे। जब रजिस्टर कंप्लीट हुआ तो पहले घुसपैठिए कह रहे थे ये एनआरसी रोको, एनआरसी रोको। जब रजिस्टर बन गया, असम के लोग बोलने लगे एनआरसी रोको, एनआरसी रोको। ये भ्रष्टाचार इतना खतरनाक है हमारे लिए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना, तो भारत की कम से कम जितनी आपको रूलिंग पार्टियां दिख रही हैं, इसमें एक ही बचेगी बस, बाकी सारी खत्म हो जाएंगी।
हाँ, भ्रष्टाचार खत्म, बंगाल में टीएमसी खत्म, आ गया बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी खत्म, आ गया बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, डीएमके खत्म, आ गया तमिलनाडु में बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, अब्दुल्ला महबूबा खत्म, आ गया कश्मीर में बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, यूपी में सपा बसपा खत्म, आ गया बीजेपी का राज। अब आप सोच रहे हो कि बीजेपी क्यों छोड़ दिया? बीजेपी को इसलिए छोड़ दिया, इतना बड़ा परिवार बन चुका है, इतना बड़ा संगठन हो गया है, एक एक परिवार 1,000 रुपए दे देना पार्टी को तो बीजेपी आराम से चंदे पे चलती रहेगी। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां चंदे पे नहीं चल सकती, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां केवल ब्लैक मनी पे चलेंगी, हवाला पे चलेंगी, काला धन पे चलेंगी। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने एक पीएल फाइल किया है कि भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद किया जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद किया जाए, ये जीएसटी खत्म किया जाए, इनकम टैक्स खत्म किया जाए, टीडीएस खत्म किया जाए, वैट खत्म किया जाए, टोल टैक्स खत्म किया जाए, सारे टैक्स खत्म, केवल एक टैक्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स। और पूरी कैलकुलेशन के बाद बता रहा हूं बाबूजी, केवल 1% देना है। जब जब आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो 100 रुपए का सामान खरीदना है तो आपको 1 रुपए देना है, 1,000 का सामान खरीदना है तो 1,010 रुपए देना है, 1 लाख का सामान खरीदना है तो 1,01,000 देना है, 1 करोड़ का सामान खरीदना है तो 1 करोड़ 1 लाख देना है। ना आपको टीडीएस देना, ना जीएसटी देना, ना इनकम टैक्स देना, ना वैट देना, ना टीडीएस देना। व्यापारियों के लिए टेंशन खत्म, नहीं तो आए दिन कभी जीएसटी इंस्पेक्टर परेशान करते हैं, कभी जीएसटी कमिश्नर परेशान करते हैं, कभी कोई और परेशान करता है, कभी कोई और परेशान करता है, कभी इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज रहे हैं, कभी कोई नोटिस भेज रहा है। और आपको यह भी बता दूं, ये जितना टैक्स वसूलते हैं ना, उसका आधा तो टैक्स वसूलने वाले डिपार्टमेंट के वेतन भत्ते पे चला जाता है। जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट जितना जीएसटी कलेक्ट करता है ना, उसका आधा जीएसटी के चपरासी से लेकर कमिश्नर तक के वेतन भत्ता गाड़ी बंगले पे खर्च हो जाता है। जितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, उसका आधा इनकम टैक्स के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते गाड़ी बंगले पे चले जाते हैं। जब टैक्स खत्म तो डिपार्टमेंट खत्म, जब जीएसटी खत्म तो जीएसटी डिपार्टमेंट खत्म, इनकम टैक्स खत्म तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म, सेल टैक्स खत्म, सेल टैक्स डिपार्टमेंट खत्म, वैट खत्म, टीडीएस खत्म, सारे खत्म। पहले यह संभव नहीं था, आज की डेट में संभव है, क्योंकि आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो चुका है। 225 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, 51 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं, 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। मैं करप्शन इसलिए चाहता हूं ये जड़ से खत्म हो जाए कि उस सनातन संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो करप्शन है। ये पॉलिटिकल पार्टियां हमें जाति के आधार पर बांटती हैं, जाति का अफीम खिला खिला के बांटती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। सत्ता क्यों चाहिए? लूटने के लिए, सेवा करने के लिए सत्ता नहीं चाहिए। ये भाषा के आधार पर बांटती हैं, क्यों? सत्ता चाहिए। सत्ता क्यों चाहिए? लूटने के लिए। जब ऐसा सिस्टम हो जाए कि सत्ता मिलकर भी लूट नहीं पाएंगे, पहली बात चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, खर्चा ही नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा उनके कैडर नहीं कि कोई चंदा उनको दे के उनको कोई चंदा, वो तो डरा धमका के चंदा ले लेते हैं, तो उनको कोई चंदा देने वाला नहीं है। मेरा यह मानना है कि एकल अभियान इस मामले में भी अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो फिर से अंतिम बात मैं रिपीट करता हूं, कहीं मिस ना हो गया हो। फेसबुक पे जोड़िए, अधिक से अधिक जोड़िए। न भाषा देखिए, न क्षेत्र देखिए, न जाति देखिए। जाति भाषा क्षेत्र से ऊपर उठ के सबको अपने फेसबुक पे जोड़िए। आप जहां नहीं है वहां तो आप ही हैं, जहां सरकार नहीं है वहां तो आप ही हैं, लेकिन पूरे देश को पता चले कि एकल क्या कर रहा है। और जहां जहां राम रथ जाए उसमें हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखिए अपने साथ। बीच बीच में जहां 1-2 किलोमीटर कुछ ना दिखाई पड़े, किसी पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रख दीजिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। तीसरी बात, मुझे लगता है एक अच्छा समय आ गया है जहां पे डिमांड करने पे सप्लाई हो रही है। जहां डिमांड पे सप्लाई हो तो डिमांड थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो डिमांड करते रहिए।
समान शिक्षा की डिमांड करिए, समान नागरिक संहिता की डिमांड करिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून की डिमांड करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की डिमांड करिए, अश्लीलता नियंत्रण कानून की डिमांड करिए, नशा तस्करी के खिलाफ कठोर नियंत्रण कानून की मांग करिए। और अल्टीमेटली जैसे वित्त मंत्रालय का काम है अच्छी वित्त फाइनेंस पॉलिसी बनाना, ऐसे कानून मंत्रालय का काम क्या होता है? अच्छे कानून बनाना। हमारे देश में एक्चुअली क्या हुआ, प्रैक्टिस नहीं हुई। जैसे हमारे देश के रक्षा मंत्री तो विदेश के रक्षा मंत्री से मिलकर रक्षा पे बात करते हैं, हमारे देश के वित्त मंत्री दूसरे अमेरिका के वित्त मंत्री से मिलकर वित्त पे बात करते हैं, लेकिन दो डिपार्टमेंट को कभी मैंने देखा नहीं। ना मैंने भारत के शिक्षा मंत्री को सिंगापुर के शिक्षा मंत्री, जापान के शिक्षा मंत्री, अमेरिका के शिक्षा मंत्री से बैठ के आपस में शिक्षा पे आदान प्रदान करते नहीं देखा। ना भारत के कानून मंत्री को अमेरिका, सिंगापुर, चीन, जापान, कोरिया के कानून मंत्री के साथ बैठ करके कानूनों के ऊपर आदान प्रदान करते नहीं देखा। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है 80% समस्याओं का समाधान कानून बना के या कानून बदल के या कानून खत्म करके हो सकता है, और कानून बदलने, कानून बनाने, कानून खत्म करने की कोई लागत नहीं होती।